इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़े हुए बातों को कवर करना है। सबसे पहले जेनटेक। जेनटेक से रिलेटेड कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, सर क्या जेनटेक देखा गया तो क्या स्प्लिट दे सकता है क्या? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि फेस वैल्यू तो जेनटेक का 1 का है, और ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर फेस वैल्यू 1 का रहेगा तो क्या स्प्लिट दिया जा सकता है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो। हम 1 के नीचे कैसे जा सकते हैं, राइट? कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जिनके फेस वैल्यू 1 के थे, फिर भी उन्होंने स्प्लिट कैसे दिया? फिर उनको दोस्तों स्प्लिट देने के लिए क्या करना पड़ता है? कंसोलिडेशन करके होता है, ठीक है। स्प्लिट में क्या हो जाता है कि 10 का फेस वैल्यू है मान लीजिए, तो वो 10 का फेस वैल्यू कट होके कितना होता है? 5 होता है, कभी कभी 2 होता है, कभी 1 होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए 1 हो गया करके, अभी 1 के बाद वापस वो फेस वैल्यू को 10 करना, इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन फेस। पर इसमें एक चीज़ भी होती है, कैसा? जैसे कि स्प्लिट की अगर बात करें, ठीक है, तो ये 427 का स्टॉक है ना, ये 42 का हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट में उल्टा हो जाता है कि वापस ये 427 वाला स्टॉक है ना, ये 4270 का हो जाएगा, मतलब हाँ उतना जीरो आगे बढ़ जाता है उसका। उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन होने के बाद क्या हो जाता है? वापस फेस वैल्यू 10 का हो जाएगा, एंड फिर वो वापस चाहते स्प्लिट कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। बट चलते कुछ कुछ कंपनियों में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। जेनटेक की बात करें, सर क्या यहाँ पे बोनस स्प्लिट दिया जा सकता है? तो स्प्लिट तो नहीं दिया जा सकता है, बोनस देना है तो उनको बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अभी तो ये कंपनी का जस्ट अभी बिगिनिंग यहाँ पे हुआ है, हमें बिजनेस के हिसाब से चलना होता है, ये बाकी चीज़ों के हिसाब से हम लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं। अभी एचएल ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, अनाउंसमेंट मतलब बोर्ड मीटिंग कंसिडर की है, तो इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, फोकस कंपनी के बिजनेस के ऊपर रखिए, बाकी चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मिल ही जाएगी। आपका जो डाउट था फेस वैल्यू का, वो भी यहाँ पे क्लियर शायद से हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करेंगे पेटीएम। 6% की दमदार तेजी देखने को मिली है, एंड इस तेजी के पीछे का रीज़न है बोफा सिक्योरिटीज़। यस, बैंक ऑफ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने जो पेटीएम का जो टारगेट है, जो परफॉर्मेंस है, उसको अपग्रेड कर दिया है। जैसे ये अपग्रेड किया तो आपको पता है, जो लोग इस रिपोर्ट को उन्होंने यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा, एंड उनको लगा होगा कि यस परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, तो वो बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। वैसे अगर किसी को लगा कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, तो वो सेल भी कर सकते हैं। हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग अलग यहाँ पे होता है। रिटेल इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर ने कभी भी तेजी देखकर या फिर मंदी देखकर डिसीजन लेने नहीं होते हैं, हमें हमारे हिसाब से चलना होता है, ठीक है। पेटीएम की अगर हम लोग बात करें, तो पेटीएम भी अगर देखा गया, कंपनी तो खराब नहीं, इनका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा था, ओवर वैल्यूएशन के ऊपर ये लेके आए थे बुल रन का फ़ायदा उठाकर, तो इसीलिए बाद में हम लोगों ने देखा कि ज़बरदस्त पिटाई हुई, 50% डाउन है आज भी टॉप लेवल से। एंड फिलहाल इनका जो फोकस है, यस, वो मार्केट शेयर को ही ज़्यादा कैप्चर करने के ऊपर लगा हुआ रहता है, तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ब्रेक इवन के करीब ये जैसे जैसे पहुँचते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग को वापस कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो डिक्सन टेक तो अच्छी कंपनी है, नो डाउट। इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि 2020 से हम लोगों ने विटनेस भी की थी। बहुत सारे लोगों ने उस तेज़ी का फ़ायदा भी यहाँ पे उठाया होगा। फिर एज यूजुअल आपको पता ही है कि स्टेज 3 भी आ ही जाता है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। बट क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी भविष्य में अच्छा कर पाएगा? तो यस दोस्तों, डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस में दम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं। एंड प्लस अगर देखा गया तो इंडिया के जो स्टेट्स अभी इवॉल्व होते जा रहे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने फैक्ट्री सेटअप करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था शाओमी के साथ भी इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। शेयर नीचे आ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गया करके, आज नहीं तो कल हर किसी स्टॉक को इस फेज से जाना होता ही होता है। इसलिए कहता हूँ कि जिसको बिजनेस समझ में नहीं आता ना, तो वो कहेगा कि अरे मैं तो ट्रैप हो गया करके, और जिसको बिजनेस समझ में आता है उसको पता होता है कि होल्ड करना है कि नहीं करना है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने बार बार अपनी थिंकिंग को डेवलप करना होता है। कंपनी खराब नहीं, इतना तो कहना चाहूँगा। देन बात करेंगे सुज़लॉन टेक्नोलॉजी, तो आज के दिन 7% यहाँ पे गिरा है, ठीक है। ये पंप एंड डंप टाइप के स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बिजनेसेस में इतनी ज़्यादा कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, एक आध बार यहाँ पे चौका छक्का ये भी कंपनियाँ लगा देती है, जो कि अभी हम लोगों ने 5 दिन में देखा होगा, बहुत शानदार परफॉर्मेंस था, कितना 22%। ट्रेडर ने फ़ायदा उठाया होगा, ठीक है। अभी हम तो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर के लिए तो आपको पता है हमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। जितना हम लंबा होल्ड करते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों के रिटर्न्स बन जाते हैं। तो उस हिसाब से तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही ठीक रहेगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलर वे बीसीजी की भी अगर हम लोग बात करें, तो वही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सर इसके नंबर ऐसे है वैसे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सेबी इसके पीछे पड़ा है ना, तो बार बार ये आते रहेंगे ना, तो ये अपर सर्किट फिर वापस ये लोअर सर्किट, इस प्रकार का खेल आपको देखने को मिलेगा। जितना तेज जाएगा उतना ही तेज़ी से नीचे आएगा। जब नीचे आते वक्त भी सर्किट से ही आएगा, फिर एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऊपर ऊपर से देखने के लिए अच्छा लगता है, बट हकीकत में कहानी डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम लोग बॉटम से बात करें, सर्किट लगते लगते ऐसे भागता है, तो हमें लगता है कि क्या मस्त तेज़ी इसने दिखा दी, बट सर्किट में बाइंग
करने जाओगे तो मिलेगा तो कुछ भी नहीं। एंड सिमिलर वे एग्जिट होते वक्त भी ऐसे ऐसे नीचे आता है, तो एग्जिट करते वक्त भी कुछ मिलता है यहाँ पे नहीं है। तो ये बिगनर के लिए हमेशा यहाँ पे बताना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस। ज़बरदस्त कंपनी है, धाकड़ कंपनी है। ओवरऑल बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया कि एक ऐसी कंपनी है जो कि ब्लू चिप होने के बावजूद आपको ऑलमोस्ट मिड कैप टाइप के परफॉर्मेंस देती है, मतलब रिटर्न्स देती है। सो 200% के रिटर्न्स आप देख सकते हो। एंड प्लस अगर हम चेक करेंगे तो इसमें इतना बड़ा गिरावट था, 60% गिरा था दोस्तों ये। ठीक है, अभी सेम वही चीज़ दोस्तों, जिनको कंपनीज के बिजनेस से लेना देना कोई नहीं था, उन्होंने तो ये कंपनी को लॉस में बेच दिया। ठीक है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को। एंड आज आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये होता रहता है, ये मैं बार बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि हमें 90% उस दायरे में नहीं आना है। वो 10% वो जो सक्सेस रेशो रहता है उसमें आने की कोशिश यहाँ पे करनी है। सो उसमें आने के लिए आपको मेहनत लेनी पड़ेगी, बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 मिनट के वीडियोस भी अगर आप नहीं देख पाओगे तो मतलब कैसे हो पाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को समझ, मतलब जो 90% लोग नहीं करते वो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कंपनी तो फैंटेस्टिक है, 7,000 का स्टॉक है, इसीलिए बहुत महंगा है। हाँ, प्राइसिंग के हिसाब से वैसे तो आप बोल ही सकते हो, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस इसके चलते हैम्पर होता है करके। अच्छी कंपनी है, 7 का 14,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक। इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, येस बैंक में क्या करें। तो मेरा तो ऑलरेडी जवाब यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। मैं और जो भी जवाब देता हूँ ना दोस्तों, वो बिजनेस के हिसाब से देता हूँ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, येस बैंक एक ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक है। मतलब 16 का 26 हो सकता है, 30 हो सकता है। ठीक है, मतलब डबल हो जाएगा, अरे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और कभी गिर गया तो पता नहीं कि वापस कब कम बैक करेगा। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब बोलते हैं ना, उन्होंने खुद के मन से नहीं, वो तो आरबीआई का रूल था, इसीलिए उन्होंने अदर बैंक्स ने पैसा डाला था, वो भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो आज नहीं तो कल अगर उनका मन बना तो वो भी निकल सकते हैं। एंड ठीक है, उनके निकलने से ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब कंपनी खराब हो जाती है करके, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ नज़र नहीं आता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, दो चीज़ होती है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का सोच ही रहा हूँ कि क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड वेल्थ, ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। प्रॉफिट मतलब क्या, 16 रुपये का स्टॉक 20 रुपये पे चला गया, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जो ट्रेडिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, और वो कोई बुरी बात नहीं होती, आप चाहो तो कर सकते हो। बट अगर आपको वेल्थ कमाना है, वेल्थ मतलब क्या कि ये 16 रुपये का स्टॉक, जो लोग पूछते हैं सर क्या 500 जाएगा क्या, ये स्टॉक 500, मतलब अभी तक अगर देखा गया तो एक कंपनी का हाईएस्ट लेवल ही 400 है। तो वापस 500 कैसे, मतलब जाने के लिए उतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा, तब जाके वो 500 का लेवल अचीव यहाँ पे कर सकता है। ऐसे थोड़ी ना 1000 का जाएगा 500, अगर 1500 जाएगा तो मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस से भी बड़ी बन जाएगी कंपनी। तो इतने बेसिक चीज़ें होती है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे प्रकार की बातें करते हैं, 1000 जाएगा 2000 जाएगा, हवे में बोलने वाली ये बातें होती है। ठीक है, सो बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात कर दोस्तों, तो इनके बिजनेस में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, छोटा मोटा तेजी आता रहता है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि 16 का 20 हो जाएगा, 25 26 हो सकता है यहाँ पे, बट 100 200 300 फिलहाल की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। इससे भी बेटर बैंक अवेलेबल है बाजार में, वहाँ पे आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। इनके एनपीएस की अगर हम लोग बात करें, प्रोविजनिंग की बात करें, ये हमेशा दिक्कत है इनको यहाँ पे देते रहते। इवन दो एआरसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हुई है, भविष्य में पुरानी चीज़ें इनको तकलीफ देती रहेंगी। ध्यान अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वरुण बेवरेजेस, तो वीबीएल से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, सर वीबीएल लगातार यहाँ पे क्यों गिरा है। ये क्यों का जवाब मैं ऑलरेडी शायद से कल या फिर परसों ही मैंने वीडियो भी बनाया था। आप वो वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों WHO। यस, WHO अभी देखा गया तो WHO ने ऐसा कोई टारगेट करके किसी को बोला नहीं है। WHO ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं जो कि इनडायरेक्टली ये जो कंपनियां हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां, इनके ऊपर वो हम लोग को हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए इससे रिलेटेड आप लोगों को शायद से कोई आर्टिकल्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, वरना बहुत सारे लोग जैसे स्टॉक गिरता है इन चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, आर्टिकल दिखा कि इसके वजह से गिरा, उसके वजह से गिरा। तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया भी था कि चांसेस है शायद से कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है ना, अभी इतना तो स्टॉक अच्छा भागा है, तो इसी चीज़ के चलते थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके चलते कोई बिजनेस के ऊपर इनका ताला नहीं लगेगा। सो वाला वीडियो देख लेना, WHO ने क्या बातें यहाँ पे बोली थी, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। बाकी अगर देखा गया, ठीक है यार, थोड़ा तो गिरना ही चाहिए, इनफैक्ट 30-40% गिरना चाहिए, तब मज़ा आ जाएगा वापस री एंट्री करने के लिए। वरना देखा गया तो इतना ज़्यादा गिरता नहीं। अभी 5 दिन में कितना गिरा, 7-8% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। फाइन, देख लेते हैं और कितनी गिरावट होती है। देन दोस्तों आखिरी स्टॉक को कवर करेंगे इन्फोसिस। इन्फोसिस से रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर क्या इन्फोसिस में कोई गड़बड़ है, क्या इन्फोसिस खत्म हो गया, क्या इन्फोसिस चलेगा ही नहीं करके, क्या इन्फोसिस डूब गया, कि मतलब क्यों ये सवाल क्यों आ रहे हैं कि ऑब्वियसली अभी उन्होंने खरीदा होगा, उसके
हिसाब से 15% 20% की गिरावट नजर आती होगी। कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में एकदम मान लीजिए टॉप पे ही खरीदा होगा तो 30-40% की गिरावट भी हो सकती है। तो अगेन सेम वही चीज़ दोस्तों, गिर गया स्टॉक इज इक्वल टू खराब, ये कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, इसको इन्फोसिस भी नहीं द इन्फोसिस बोला जाता है कभी कभी, बहुत बड़ी कंपनी है, ये चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस को समझना है, एंड अगर बिजनेस समझ में आ जाता है तो 5 साल होल्ड करोगे तो 100% मतलब डबल करके ये तो पैसा यहाँ पे दे देता है। ये इसका एवरेज अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है। और मल्टीपल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटायर आईटी सेक्टर में हम लोग को एक रीज़न मिल चुका है, क्योंकि इनका जो एक्सपोजर रहता है, आईटी कंपनीज की जो कमाई होती है वो विदेश से होती है। ये एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज में आती है, अपने सर्विसेज को बाहर भेजती है और डॉलर में पैसे छापती है। सो डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, ये इनके लिए एक एडवांटेज वाली बात है। बट वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को रिसेशन, मंदी जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड बैंकिंग जो बीएसएफआई की अगर हम लोग बात करें, जहाँ से अच्छा खासा कमाई करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। इसी चीज़ के चलते इंटायर आईटी सेक्टर में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। ठीक है, सो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये बिजनेस के हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे प्लस माइनस चीज़ें हमेशा यहाँ पे होती रहती है, तो कोई कहानी खत्म नहीं हुई है, कोई ये गड़बड़ नहीं है कि कोई फ्रॉड है, गड़बड़ है, ये चलता रहता है दोस्तों। शेयर मार्केट ऐसा ही चलेगा, ये पूरा तरीके से आपको बोर कर देगा। उसके बाद ही मतलब इसके पहले भी 2018 का फेज देखोगे, 2018 से लेके 20 तक मतलब लगभग 1.5 से 2.5 साल तक हम लोग को आईटी कंपनी ऐसा फ्लैट ही देखने को मिलती है। एंड उसके बाद कोविड आया तो गिर गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने तभी भी एग्जिट किया एंड बाद में रॉकेट बन गया। तो ये हमेशा ऐसा ही चलता रहता है शेयर मार्केट में। जिस दिन आप बोर होके एग्जिट कर लोगे, ठीक है, बोर कौन हो जाता है, वो रोज चेक करते रहते कि आज कितना परसेंटेज भागा, कल कितना भागेगा, तो आज नहीं तो कल सरेंडर कर ही लेते, क्योंकि वो दूसरे स्टॉक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अरे ये तो स्टॉक 300% भागे है, तो 400 भागा, मतलब ये खराब है। अरे हर किसी कंपनी का टाइम आएगा, जो आज 300-400 भागा है वो भी कभी ना कभी 1-2 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए शांत हो जाएगा। सो वो भी थोड़ी ना खराब हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर वेल्थ क्रिएटर के हिसाब से सोचनी चाहिए।